अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ बायोलॉजी ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में एक नए लेक्चर के साथ चैप्टर नंबर 4 है हमारे पास, उसका लेक्चर नंबर 3 है आज, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ सेल थ्योरी। तो सबसे पहले तो आपके माइंड में होना चाहिए कि सेल थ्योरी क्या है। सेल थ्योरी एक ऐसी थ्योरी थी आपके पास जो सेल के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन थी उसे ब्रीफली हमें क्या करती थी, बताती थी। ठीक है, अब ये जो थ्योरी, इसकी फॉर्मुलेशन में बहुत सारे जो साइंटिस्ट थे उनका इम्पोर्टेंट रोल था, वो भी हम वन बाय वन आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं। सबसे पहले थे जी ग्रीक्स वर द फर्स्ट हु ऑर्गेनाइज्ड द डाटा ऑफ नेचुरल वर्ल्ड। मतलब कि ग्रीक्स आपके पास वो पहले लोग थे जिन्होंने जो नेचुरल वर्ल्ड था उसके डाटा को क्या किया, ऑर्गेनाइज किया, उसको स्टडी करना शुरू किया। उन्हीं ग्रीक्स में से एक था एरिस्टोटल, ग्रीक फिलोसोफर। उसने क्या कहा था, एरिस्टोटल सेड दैट समहाउ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर रिलेटेड। एरिस्टोटल ने कहा था कि प्लांट्स और एनिमल्स किसी ना किसी तरह से आपस में क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जब दो किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया गया तो एरिस्टोटल ने ऑर्गेनिजम्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया था, या तो प्लांट्स या एनिमल्स। उसने ये भी कहा था कि प्लांट्स और एनिमल्स किसी न किसी तरह से आपस में क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला जो उसका आइडिया था, इससे एक क्वेश्चन जनरेट हुआ। क्वेश्चन क्या, इज देयर इज एनी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जो क्वेश्चन राइज हुआ था वो ये था कि अगर प्लांट्स और एनिमल्स आपस में रिलेट कर रहे हैं तो क्या लाइफ का कोई फंडामेंटल यूनिट है। तो इस क्वेश्चन के आंसर का, इस क्वेश्चन का जो आंसर था हमें माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद मिला। तो वन बाय वन जो डिफरेंट साइंटिस्ट की कॉन्ट्रीब्यूशन थी वो देख लेते हैं। सबसे पहले थी रॉबर्ट हुक, डिस्कवरी ऑफ सेल। एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि डिस्कवरी ऑफ सेल किसने की थी, तो वो रॉबर्ट हुक ने की थी। First described the cell. Robert Hooke was the first who described the cell. He used his hand-made microscope to study a piece of cork. इसने बेसिकली किया क्या था, इसने अपने हाथ से बनाई हुई माइक्रोस्कोप को यूज किया था किसको स्टडी करने के लिए, a piece of cork. Cork को सिंपली समझ लें a piece of wood. उसने देखा क्या था, he observed honeycomb of tiny empty compartments. मतलब कि जैसे शहद की मक्खी का छत्ता होता है जिसमें डिफरेंट तरह के जो डिफरेंट कंपार्टमेंट्स बने होते हैं, उसने जब माइक्रोस्कोप के नीचे उस कॉक को देखा, उसने बिल्कुल शहद की मक्खी के छत्ते की तरह का एक स्ट्रक्चर देखा जिसमें बहुत सारे कंपार्टमेंट्स थे और वो क्या थे, एम्प्टी थे, जस्ट लाइक दी हनीकॉम्ब। ठीक है, He called each compartment celluli. तो यहीं से जो सेल की टर्म थी वो क्या हुई, डिराइव हुई। तो बेसिकली रॉबर्ट हुक की कंट्रीब्यूशन क्या थी कि उसने जो सेल की डिस्कवरी की थी, कैसे की थी, उसने एक कॉर्क का पीस था उसको स्टडी किया हैंडमेड माइक्रोस्कोप के नीचे। देखा क्या उसने, जैसे शहद की मक्खी के छत्ते में बहुत सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं, उसने हर एक कंपार्टमेंट को किसका नाम दे दिया, सेलुलाई का। तो यहीं से बेटा जो सेल की टर्म थी वो भी क्या हुई, इवॉल्व हुई। इसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन है वो है एंटोनी वॉन लीवनहुक। ठीक है, अब ये जो सेल इसने डिस्कवर किए थे वो क्या थे, डेड सेल थे, लेकिन एंटोनी वॉन लीवनहुक आपके पास वो साइंटिस्ट था जिसने पहली दफा जो लिविंग सेल्स थे वो डिस्कवर किए। उसने लिविंग सेल डिस्कवर किस तरह किए थे, he observed tiny organism from pond water. उसने पाउंड का जो तालाब का पानी था वो लिया और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व किया और क्या देखा, टाइनी ऑर्गेनिजम्स, मतलब छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स देखे। उसको उन्होंने क्या नाम दिया उसने, एंड नेम देम एनिमल फ्यूल्स। ठीक है, तो ये भी एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन है सेल थ्योरी में वो कौन है, जीन्स बैप्टिस्ट डी लेमार्क। ठीक है, इसमें क्या कहा था, नोबॉडी कैन हैव लाइफ if its all parts are cellular tissues or made up of cellular tissues। इसने ये कहा था कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में तब तक लाइफ नहीं होगी जब तक जो उसकी बॉडी है वो सेलुलर टिश्यूज ना हो या सेलुलर टिश्यूज से मिलके ना बनी हो। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास रॉबर्ट ब्राउन। ही डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस।
ठीक है, कब किया था? इन 1831। तो ये दोनों साइंटिस्ट को आपने कंफ्यूज नहीं करना। जो रॉबर्ट ब्राउन था उसने न्यूक्लियस डिस्कवर किया, और जो आपके पास रॉबर्ट हुक था उसने क्या डिस्कवर किया था? सेल को डिस्कवर किया था। इसके बाद हमारे पास एक बॉटनिस्ट था एम श्लाइडन, ठीक है, उसने क्या क्या कहा था? ऑल प्लांट एग्रीगेट्स ऑफ इंडिविजुअल सेल। उसने कहा था जितने भी प्लांट्स हैं वो किससे मिलके बने होते हैं? एग्रीगेट्स, मतलब वो मिलके बने होते हैं किससे? इंडिविजुअल सेल्स। तो ये एक बॉटनिस्ट था, उसने डिटेल में स्टडी किया और बताया कि जितने भी प्लांट्स हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? इंडिविजुअल सेल से मिलकर बने होते हैं। इसके बाद हमारे पास एक zoologist था, एनिमल्स की स्टडी करने वाला एक पर्सन था, टी श्वान, फ्यूडर श्वान। उसने क्या कहा था? ऑल एनिमल टिश्यूज कंपोज ऑफ इंडिविजुअल सेल। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह श्लाइडर ने कहा था कि तमाम जो प्लांट्स हैं वो इंडिविजुअल सेल से मिलकर बने होते हैं, इसी तरह श्वान ने क्या कहा था कि जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी एनिमल सेल, जितने भी एनिमल बॉडी है, एनिमल टिश्यूज हैं, वो किससे मिलकर बने होते हैं? इंडिविजुअल सेल से बने होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये दो साइंटिस्ट थे, एम श्लाइडन और टी श्वान, फॉर्मुलेट द थ्योरी सेल थ्योरी इन इनिशियल फॉर्म, जिन्होंने सबसे इनिशियल फॉर्म में सेल थ्योरी को क्या किया था? फॉर्मुलेट किया था। इसके बाद सेल थ्योरी के पोस्टुलेट में एक और इजाफा हुआ, वो किसने किया? वो था रुडोल्फ विर्शु। रुडोल्फ विर्शु ने क्या कहा था? ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। उसने कहा था कोई भी नया सेल पैदा नहीं होता, लेकिन जो पहले से मौजूद सेल है उसी में डिवीजन होगी और नया सेल बनेगा। ठीक है, तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास वो ये है, प्रिंसिपल्स ऑफ सेल थ्योरी, गिव द प्रिंसिपल्स ऑफ सेल थ्योरी। तो बेसिकली हमारे पास इसके तीन पोस्टुलेट्स थे, इसके तीन प्रिंसिपल्स थे, वो वन बाय वन देख लेते हैं। पहला क्या था? ऑल ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल, मतलब कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक या एक तरह सेल के मिलके बने होते हैं। ठीक है, जो एक सेल से मिलकर बने होंगे उन्हें हम क्या कहते हैं? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, और जो ज्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम क्या कह देते हैं? मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। तो ये था पहला प्रिंसिपल। दूसरा प्रिंसिपल क्या था? सेल्स आर द स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग्स, मतलब कि सेल सबसे स्मॉल वो थिंग थी, वो चीज थी जिसमें लाइफ की तमाम कैरेक्टर्स पाई जाती थी। ठीक है, इसको हम बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं। थर्ड वन क्या है? सेल अराइज ओनली बाय द डिवीजन इन प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल। वही बात जो रुडोल्फ विर्शु ने कही थी, उसने स्टेटमेंट यूज की थी ओमनिस सेलुला ई सेलुला, जिसका मतलब यही है ऑल सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो जो सेल थ्योरी का तीसरा प्रिंसिपल था वो क्या था? सेल अराइज ओनली बाय द डिवीजन इन प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल, मतलब कि जो नए सेल बनते हैं वो कब बनते हैं? जब पहले से मौजूद सेल में क्या होती है? सेल डिवीजन होती है, उसके नतीजे में फिर क्या बनते हैं? नए सेल्स बनते हैं। यहाँ पे एक और छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन जो आपकी बुक में दिया हुआ है वो है सेलुलर, सब सेलुलर एंड एसेलुलर पार्टिकल्स। ठीक है, अब इस थ्योरी के मुताबिक जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे वो किससे मिलकर बने होते हैं? सेल से मिलकर बने होते हैं। लेकिन पिछले चैप्टर में भी हमने डिस्कस किया था कि जो वायरसेस हैं, प्रायॉन्स हैं या वायराइड्स हैं, उनको हम जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म में कंसीडर नहीं करते, इसलिए क्योंकि वो सेल से मिलके नहीं बने होते। इस वजह से हम उन्हें क्या कहते हैं? एसेलुलर पार्टिकल्स या सब सेलुलर पार्टिकल्स। अब हम उन्हें सब सेलुलर या एसेलुलर पार्टिकल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि उनमें कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के नहीं है, जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम के कैरेक्टर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, उनकी बॉडी में किसी भी तरह का जो मेटाबॉलिज्म है वो रन नहीं हो रहा होता। ठीक है, और कुछ कैरेक्टर्स में लिविंग ऑर्गेनिजम्स के भी हैं। वो कौन से हैं? कि जी वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में होते हैं। ठीक है, और वो जो अपना जेनेटिक मटेरियल है उसको भी नेक्स्ट जनरेशन में क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये छोटा सा टॉपिक आपकी बुक में दिया हुआ है, किस नाम से? एसेलुलर पार्टिकल्स, एसेलुलर एंड सब सेलुलर पार्टिकल्स। तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान से देख लेना।